अस्सलाम वालेकुम आइल्स कैंडिडेट, दिस इज़ उस्मान योर आइल्स इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आइल्स जनरल ट्रेनिंग के राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि आप आइल्स राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 को टॉपिक को आप कैसे समझ सकते हैं, आप आर्गूमेंट्स कैसे इकट्ठे कर सकते हैं और फिर उन आर्गूमेंट्स को कैसे लॉजिकली लिख सकते हैं। और एंड में मैं आपको सैम्पल जो आंसर्स हैं इस टॉपिक के वो भी आपको दूंगा, ताकि आप इस वीडियो में आपके जो आइल्स राइटिंग के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो अगर आप आने वाले दिनों में आइल्स टेस्ट देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। खास तौर पर वो आइल्स जनरल ट्रेनिंग के कैंडिडेट जिन्हें आइल्स राइटिंग में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, जिन्हें एजुकेशन से दूर हुए बहुत अरसा गुजर चुका है और वो किसी प्रॉपर अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते और यूट्यूब से वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप घर बैठकर आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आइल्स की तैयारी करवा रहा हूँ। लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। तो इस तरह का आपको आइल्स राइटिंग टास्क 1 अपने टेस्ट के अंदर नजर आएगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपने पढ़ लेनी है। और इस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स। याद रखें जो राइटिंग है आइल्स जनरल ट्रेनिंग की वो 1 घंटे के है। आपने फर्स्ट टास्क जो करना है उसके लिए उन्होंने लिख दिया आपको कि आपने 20 मिनट्स आपने इस टास्क पे स्पेंड करने हैं। तो 40 मिनट आप टास्क 2 पे स्पेंड करने के लिए वो बोलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप जितना टाइम इसमें स्पेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप पूरा घंटा भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसका पार्ट बैंड के अंदर थर्ड है, ठीक है। याद रखें कि इसका थर्ड हिस्सा है बैंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% बैंड में से इसके 30% बैंड है, 70% जो बैंड है वो टास्क 2 के हैं। तो इसमें आपने 20 मिनट से ज़्यादा आपको इसमें स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि टास्क 2 जो है वो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, उसमें आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें और उसके बैंड का शेयर भी उसका ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपको जो टाइम है वो भी ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। तो ये 20 मिनट आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपने करना है ये भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये डब्बा जो आपको नज़र आ रहा है ये टॉपिक है और नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं। यानी कि आपने ये जो टास्क 1 इसके उन्होंने लिख दिया राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। आपने 150 वर्ड लिखने हैं इसमें। आप 160 पे चले जाएं, 70 पे चले जाएं, इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका टाइम ज़ाहिर आपको ज़्यादा लिखना, ये टास्क ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। तो 150 एटलीस्ट आपने लिखे, कम अज़ कम 150 वर्ड होने चाहिए। और इसमें दूसरी ये बात है यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेसेस, कि इसमें आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर लाइटर किसी को लिखा जाता है, फिर उसको लिखने का जो उसका एड्रेस होता है वो भी उसमें लिखा जाता है। तो इसमें एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिगिन योर लेटर एज फॉलोज, डियर मिसेस बैरेट। तो मिसेस बैरेट का नाम लेके आप जिसको आपने लिखना है उसका नाम लिखा है और नीचे अपना जो मेन आपकी बॉडी लेटर की वो आप इसमें लिखते हैं। तो इसको टास्क को कैसे समझेंगे, तो इसके 2 हिस्से हैं। तो पहले हिस्से में आपको एक पूरा सिनेरियो बताया जाता है, एक पूरा सीन समझा दिया जाता है आपको, और फिर आपको कहा जाता है कि आप ने क्या करना है, और वो सेकंड पार्ट है। तो पहला जो आपको लाइनें नज़र आ रही है इसमें आपने सीन को समझना है। और अगर आप आइल्स में अच्छा लेटर लिखना चाहते हैं तो आप यही समझें कि ये आपको ही लिखा गया लेटर है और आप ही उस सीन के अंदर हैं, उस सिनेरियो के अंदर हैं। आपने उसको अच्छी तरह समझ लेना है। वो किसे समझेंगे, हम इसको पढ़ते हैं। मिसेस बैरेट, एन इंग्लिश स्पीकिंग वुमन हु लिव्स इन योर टाउन। मिसेस बैरेट एक औरत का नाम है और वो इंग्लिश स्पीकिंग औरत है और वो आपके एरिया में रहती है।
has advertised for someone to help her in her home for a few hours a day next summer। कि उसने एडवर्टाइजमेंट दी है कि उसे ज़रूरत है, ठीक है, उसे ज़रूरत है किसी की मदद की, हेल्प की ज़रूरत है, और वो हेल्प उसको किस में चाहिए? होम, उसके घर में, उसे अपने घर में मदद है चाहिए। और वो कब चाहिए? नेक्स्ट समर, यानी कि जो आइंदा आने वाला मौसम गर्मा है उसके अंदर, नेक्स्ट समर, कि अगले समर में उसको ज़रूरत है। और वो कितनी देर के लिए काम चाहती है, मदद चाहती है? फ्यू आवर्स, कि दिन के कुछ, यानी कि ये फुल डे वो मदद नहीं मांग रही, फ्यू आवर्स के कुछ घंटे जो एक दिन में नेक्स्ट समर के अंदर, उसके लिए इन घंटों के लिए उसे मदद की ज़रूरत होगी किसी की। तो ये सिनेरियो को आपने अच्छी तरह समझ लिया, आपको पता चल गया कि मिसेस बैरेट है वो आपके एरिया में रहती है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट की है कि उसे नेक्स्ट समर में आने वाले मौसम गर्मा में किसी की मदद की ज़रूरत है अपने घर, एक दिन में चंद घंटों के लिए। तो ये सीन है जिसको आपने समझ लेना है, और यही समझना है कि ये आप ही इसमें अपने आप को फिट करना है सीन के अंदर, ताकि क्यों आपने ऐसे करना है? ताकि आपको जो नेक्स्ट जो आपने काम करना है उसको समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू मिसेस बैरेट। तो इस मिसेस बैरेट को आप लेटर लिखें, इन योर लेटर, अपने लेटर में लिखें क्या लिखना है आपने। तो इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो सबसे पहले आपने काम करना है, सजेस्ट हाउ यू कुड हेल्प हर इन हर होम। अब आपने उसको बताना है अपने लेटर के अंदर सबसे पहले कि आप उसे किस तरह आप उसकी मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप, हाउ यू कुड हेल्प हर, ठीक है। आपको इस हाउ को आपने एड्रेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है से व्हाई यू वुड लाइक टू डू दिस वर्क, और आप ये जो काम उसकी आप करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, वो आप क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको वो काम करना उसका क्यों पसंद क्यों आएगा, आप क्यों उसको पसंद करेंगे उसका काम मदद करना, तो इसमें भी आपको रीज़न देनी पड़ेगी। थर्ड नंबर, एक्सप्लेन व्हेन यू विल एंड विल नॉट बी अवेलेबल, और फिर आप थर्ड नंबर आपने अपने लेटर के अंदर एक्सप्लेन करना है कि आप कब उससे अवेलेबल है और कब नहीं अवेलेबल, यानी कि आपने अपने स्केड्यूल भी उसको बताना पड़ेगा कि आप कब काम उसकी मदद के लिए आएंगे और किस दिन आएंगे और किस दिन नहीं आएंगे, तो ये स्केड्यूल भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन बातें हैं जो आपने अपने लेटर में लिखनी है। याद रखें, अगर आपने अपना लेटर अच्छा लिखना है और अच्छे बैंड लेने हैं तो आपने अपना पूरे लेटर की जो बॉडी बनानी है उसमें इन तीनों के हवाले से ही आपने लिखना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इनके अलावा कुछ लिखने की। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि चार चीज़ें हैं जिस पे आपका लेटर चेक किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रामेटिकल रेंज, ठीक है। ग्रामेटिकल रेंज आता है सबसे पहले कि आपने अपने लेटर में ग्रामेटिकल रेंज का कितना इस्तेमाल किया है, कि आपके जो ग्रामर स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंसेस के वो आपने कितने इस्तेमाल किए, कैसे इस्तेमाल किए हैं। दूसरे नंबर पे आता है लेक्सिकल रिसोर्स, ठीक है, कि आपने लेक्सिकल रिसोर्स यानी वोकैबुलरी कैसे आपने इस्तेमाल की है, अल्फाज का चुनाव क्या है आपका। थर्ड नंबर पे आता है आपका टास्क रिस्पॉन्स, ठीक है। टास्क रिस्पॉन्स आएगा, टास्क रिस्पॉन्स में आपको बताना पड़ता है कि क्या आप जो क्वेश्चन आपको किया गया है वही आप कर रहे हैं। तो ये टास्क रिस्पॉन्स के हवाले से बड़ी अहम बात है कि आप वही लिखें जो आपको कहा गया है। अब आप उससे बाहर जाकर ना लिखें, क्योंकि उससे बाहर अगर गए तो आप अपने लेटर में ये इस चीज़ को खो देंगे। तो टास्क रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। इसी तरह चौथे नंबर पे आती है कोहेजन, ठीक है। कोहेजन आता है, कोहेजन का मतलब कि क्या जो आप लिख रहे हैं वो वेल निट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो लॉजिकल हैं, फिर जो पैराग्राफ हैं वो लॉजिकल है, फिर जो पैराग्राफ के जो सीक्वेंस है
उसमें वो स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोहेजन और इसमें आएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसको आपके लेटर में देखा जाता है। तो इन चारों को कैसे आपने इंश्योर करना है, वो इसी तरह आप कर सकते हैं जब आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएं, कि आप सीन को समझ जाएं कि आपने किस सीन में है, ठीक है, और फिर आपको ये समझो कि आपने करना क्या है। यानी कि ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, हाउ, वाई, व्हेन, इनको आपने अपने लेटर के अंदर एड्रेस करना है। तो अब आ जाते हैं लेटर की बॉडी पे कि आप इसको किस तरह आप इसको लिखेंगे, बॉडी क्या बनाएंगे, आर्गुमेंट्स क्या देंगे। तो जब आप टास्क को समझ जाएंगे तो फिर आपने जो काम करना है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि आपने आर्गुमेंट्स लेने हैं। देखें, राइटिंग में आपने लिखना है, ठीक है, आपने लैंग्वेज प्रोड्यूस करनी है। आपने वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे, आर्गुमेंट्स देके। आर्गुमेंट्स आपने देने हैं, आपके जो जितने भी आर्गुमेंट्स होने चाहिए वो बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होने चाहिए, और वो इन जो ये क्यूज दी गई हैं इनके रिलेटेड होने चाहिए। तो उन आर्गुमेंट्स को आप कैसे हासिल करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, आपने इन 3 जो बातें हैं ना, हाउ, व्हेन और व्हाई, इनको माइंड में रखना है, और आपने इनकी जो है वो इनको जो आपने एड्रेस करना है उसके आर्गुमेंट्स इकट्ठे करने हैं। तो हाउ कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसमें अगर आपके 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, तो इसमें लगाएं। इसमें आप जितना टाइम इसमें लगाएंगे, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप लें, ताकि आपको लिखना आसानी हो जाए। जब अगर आप आर्गुमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे तो लिख आप 2-3 मिनट में भी ये लिख लेंगे, ठीक है। 5 मिनट में ज़्यादा आप लेंगे इसको लिखने में। तो आर्गुमेंट्स इकट्ठे कर लें कि आपने लिखना क्या है। तो वो कैसे करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पहला है, सजेस्ट हाउ यू कुड हेल्प हर इन हर होम, कि आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं कि कैसे करेंगे कि आप समर हॉलीडेज में फ्री होंगे। ठीक है, ये आपने एक रीज़न लिख ली। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आई विल बी फ्री नेक्स्ट समर बिकॉज ऑफ हॉलीडेज, ठीक है, कि मैं हॉलीडेज़ की वजह से फ्री होऊंगा, समर हॉलीडेज़ होंगी मेरी, सो आई विल बी अवेलेबल, ठीक है, तो मैं आपकी मदद के लिए अवेलेबल होऊंगा, ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये एक आर्गूमेंट आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे तो इसको हम बिल्डअप करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने लिखना है वाई यू वुड लाइक टू डू दिस हेल्प, आप उसको मदद क्यों करना चाहेंगे, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग हर। तो इसका आप आर्गूमेंट इस तरह दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी माँ की मदद करते थे आप, ठीक है। ये एक रीज़न दे सकते हैं, एक आर्गूमेंट दे सकते हैं कि आप क्यों उसकी मदद करना चाहेंगे या क्यों पसंद करेंगे। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मैं अपनी माँ की मदद करता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें एक आर्गूमेंट इस तरह दे सकते हैं, यूज्ड टू हेल्प माई मदर, कि मैं अपनी माँ की मदद करता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आपकी जो मदद करके मुझे अपनी माँ की जो प्लेजेंट मेमोरीज़ हैं उनको रीगेन करने में मदद मिलेगी और मुझे खुशी होगी, ठीक है ना। तो आप इसको कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड लॉस्ट मेमोरीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं
कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन माय यंगर डेज आई यूज्ड टू हेल्प माय मदर। ठीक है, ये आपने पहला आर्गूमेंट दे दिया। बाय हेल्पिंग यू इन योर होम फॉर अ फ्यू डेज, फ्यू आवर्स will help me to re-experience the lost memories of my mother। ठीक है, इसी तरह आप इसमें एक मज़ीद इसमें एक आर्गूमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि माई मदर हैज़ टॉट मी टू हेल्प अदर। आप ये भी इसमें एक आर्गूमेंट दे सकते हैं कि मेरी माँ ने मेरी मदद की थी, मुझे समझाया था, मुझे ये सिखाया था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये भी आपने, अब ये सारे क्या हैं, ये आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है, और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वाई को, कि क्यों आप करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपने इसके ये आर्गूमेंट देखें, आपने 150 वर्ड लिखने हैं। तो 150 वर्ड बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है, तो इसमें आपने रेलिवेंट आर्गूमेंट्स देने हैं। अगर आप रेलिवेंट आर्गूमेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं तो आप इजीली इसमें अच्छे बैंड हासिल कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड। और वो ख़ास तौर पर वो लोग जिनको एजुकेशन से दूर हुए काफ़ी दूर अरसा गुजर चुका है, उनके लिए तो अगर वो एक दो आर्गूमेंट भी ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, रेलिवेंट लिख देते हैं, तो उनके जो रिक्वायर्ड बैंड है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में जा रहे हैं तो आपको वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपको 4.5 या 5 रिक्वायर्ड होते हैं राइटिंग के अंदर। तो उसमें अगर आप रेलिवेंट लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो ऐसे आपका लेटर है उसके अंदर ये टास्क रिस्पांस आ जाता है। अब ये जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन चीज़ों से क्या हो रहा है, आपका टास्क रिस्पांस मजबूत हो रहा है। ठीक है, और दूसरा आपका कोहेजन आ रही है कि आप रेलिवेंट लिख रहे हैं, आप बिल्डअप कर रहे हैं आर्गूमेंट को। तो ये दो चीज़ें आपकी आ रही है। तो टोटल कितने बैंड है आपको भी पता है कि राइटिंग में 9 बैंड है टोटल। ठीक है, तो अगर ये दोनों आप ठीक कर लें तो आपके इजीली 4.5 या 5 बैंड आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर नहीं ठीक, फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट को ये इशू है ग्रामर का, फिर ये उनको वोकैब का इशू है, ग्रामर का इशू है, तो उनके ये इश्यूज हल हो जाते हैं अगर वो ये काम कर लें जो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आप टॉपिक को सही समझ जाएं और उसके रेलिवेंट आर्गूमेंट्स बना लें। ठीक है, जब हम लिखेंगे तब ग्रामर की हमें ज़रूरत पड़नी है, हमें वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़नी है। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी गलतियाँ, इसमें गलतियाँ, लेकिन टास्क रिस्पांस और कोहेजन है आपके, तो आपके इजीली 4.5 या 5 बैंड आ जाते हैं। तो इसी तरह लास्ट जो ऑप्शन है कि एक्सप्लेन व्हेन यू विल एंड विल नॉट बी अवेलेबल, कि कब आप होंगे। फॉर एग्जांपल अब इसमें हमें टाइम बताना है कि मैं थ्रू आउट वीक, फुल वीक या थ्रू आउट वीक मैं अवेलेबल हूँ एक्सेप्ट संडेज। ठीक है, कि पूरा वीक तो मैं अवेलेबल होऊंगा लेकिन संडे को मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। क्यों नहीं अवेलेबल होंगे, आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई हैव टू जॉइन माय फुटबॉल टीम। ठीक है, कि मुझे अपनी फुटबॉल टीम को ज्वाइन करना पड़ता है, और आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। आप इस तरह के आर्गूमेंट दे सकते हैं। देयरफॉर आई विल बी अवेलेबल फॉर यू थ्रू आउट द वीक एक्सेप्ट संडे। तो संडे को निकाल के मैं पूरी तरह आपको अवेलेबल होऊंगा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये हमने कर लिया जी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, आर्गूमेंट्स ले लिए हैं। अब बात आती है कि आपने लिखना कैसे है। ठीक है, अब ये जो आपने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, इनको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आप इंट्रोडक्शन करना होता है अपने लेटर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन करना है आपने। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, ये जो सिनेरियो आपको दिया गया है, ठीक है, इसको आपने बयान करना है। फॉर एग्जांपल आप सिनेरियो में बता देते हैं कि आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट इन आवर लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है,
advertisement in local newspaper, कि मैंने आपकी लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी, ठीक है, इन विच यू हैव आस्क्ड फॉर समवन्स हेल्प, ठीक है, कि जिसमें आपने मदद मांगी है किसी की, ठीक है, इन योर होम, अपने घर के अंदर, ठीक है, फॉर अ फ्यू आवर्स अ डे नेक्स्ट समर। तो इस तरह आप ये पूरा इसको पैराफ्रेज कर देंगे अपने अल्फाज के अंदर, ठीक है। आपने ये जो सिचुएशन होती है इंट्रोडक्शन में आपने यही लिखना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो आएगा इसमें आपने एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है, इस पैराग्राफ के बाद अगली लाइन में आपने उसका मिडिल पार्ट आपने लिखना है, मिडिल पार्ट देना है, ठीक है। मिडिल पार्ट में अब क्या होगा, मिडिल पार्ट में अब ये जो हमने आर्गूमेंट्स इकट्ठे किए हैं अब आपने इनको लिखना है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, जब आप लिखेंगे तो स्टार्ट आप इससे कर सकते हैं, जो पहला क्यू है उसको आप पहले एड्रेस करेंगे। आप कह सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट हियर, कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। सो आई विल बी फ्री इन नेक्स्ट समर, ठीक है, कि मैं नेक्स्ट समर में फ्री होऊंगा। यू नो देयर आर समर हॉलीडेज़, तो आपको जैसा आप जानती हैं कि समर हॉलीडेज़ होते हैं, ठीक है। सो आई एम विलिंग टू हेल्प यू इन योर होम फॉर अ फ्यू आवर्स अ डे नेक्स्ट समर, ठीक है। तो आपने इस तरह एक बता दिया सिचुएशन, उसको बता दिया कि आप उसकी कैसे मदद करेंगे, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट आ जाता है वाई यू वुड लाइक टू डू दिस वर्क, ठीक है। अब आप उसमें यही बात बताएंगे, ठीक है, कि आई हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, कि मेरे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है, हैव रेलिवेंट कि मेरे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मौजूद है। आई यूज़ टू हेल्प माई मदर, ठीक है, हेल्प माई मदर, कि मैं अपनी माँ की मदद करता रहा हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टू चेरिश द लास्ट मेमोरीज ऑफ माई मदर, ठीक है, लास्ट मेमोरीज, कि मैं अपनी माँ की जो लास्ट मेमोरीज ऑफ माई मदर, के मेरी माँ की लास्ट मेमोरीज हैं, उनको मैं दोबारा चेरिश कर सकता हूँ, उनको दोबारा याद कर सकता हूँ, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक आप इसमें एक आर्गूमेंट आप दे देंगे, ठीक है। इसी तरह आप इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि माई मदर वाज माई फर्स्ट टीचर, ठीक है, कि मेरी माँ जो थी वो मेरा पहला उस्ताद थी, एंड शी हैज़ टॉट मी टू हेल्प अदर, ठीक है, कि उसने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करना, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सेकंड जो है इसको भी आपने एड्रेस कर दिया। अब ये जो थर्ड है ना, थर्ड क्यू है, इसको आप कंक्लूजन भी आप बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो वो कंक्लूजन होगा आपका। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि एज यू नो आई एम अ रेगुलर प्लेयर ऑफ माई आवर टाउन्स फुटबॉल टीम, कि मैं अपने जो टाउन है उसकी जो फुटबॉल टीम है उसका एक रेगुलर प्लेयर हूँ। सो आई एम कमिटेड विद माई टीम ऑन संडेज, ठीक है, कि ऑन संडेज को मैं अपनी टीम के साथ कमिटेड होता हूँ। सो आई विल नॉट बी अवेलेबल ऑन संडेज एंड विल बी एट योर डिस्पोजल फॉर होल वीक, ठीक है, कि मैं संडेज में जो है वो छुट्टी पे होऊंगा और पूरा हफ्ता आपकी मदद करूंगा, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन भी बन जाएगा और एंड आप इस तरह कर सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स
ठीक है, कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें कंक्लूजन में आ जाएंगी। ठीक है, कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, तो फिर आप उसके एंड पे लिख देते हैं, आ जाता है योर्स सिंसियरली। ठीक है, ये वो वर्ड हैं जो हम अक्सर यूज़ भी करते हैं, लेटर में यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। ठीक है, इसके नीचे सिंसियरली के बाद आप कामा लिखेंगे, कामे के बाद अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह आपका ये लेटर जो है 150 वर्ड राउंड अबाउट इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो लेट्स मूव ऑन टू टास्क 2। राइटिंग टास्क 2 के अंदर आपको इस तरह का टॉपिक आएगा, जिसमें आपने यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स, आपने इसमें 40 मिनट्स स्पेंड करने हैं। राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक, ये डिब्बे के अंदर टॉपिक है और नीचे ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पढ़ लें। गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। राइट एट लीस्ट 250 वर्ड्स। तो ये जो टास्क 2 है इसमें आपने 250 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसे की फॉर्म में आप लिखेंगे और ये टॉपिक है इसका। ठीक है, तो इसमें 40 मिनट आपने लगाने हैं। इसमें जो मेजर शेयर है इसका, ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि राइटिंग के अंदर, आइल्स राइटिंग के अंदर जो मेजर शेयर है वो टास्क 2 का है। 70% बैंड इसमें आपके आएंगे। तो अगेन जो क्राइटेरिया चेक करने का वही है जो मैंने आपको बताया, ग्रामेटिकल रेंज है, फिर इसमें आपके लेक्सिकल रिसोर्स है, फिर इसमें आपका जो कोहेजन है। ठीक है, तो टास्क रिस्पांस है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिन पे आपका रिस्पांस चेक होगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक पैकेजिंग आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्लास्टिक बेसिकली प्लास्टिक की चीज़ें, ये बैग्स, बॉटल्स और पैकेजिंग, ये एनवायरनमेंट के लिए बैड है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे मज़ीद इसको बढ़ाया गया, जो स्पेसिफिक किया गया कि आपने इस टॉपिक को किस तरह लेके चलना है। व्हाट डैमेज डज प्लास्टिक डू टू द एनवायरनमेंट, कि आपने बताना है कि क्या डैमेज करता है, नुकसान क्या देता है प्लास्टिक एनवायरनमेंट को। और फिर आप बताएंगे व्हाट कैन बी डन बाय गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल के, गवर्नमेंट जो हुकूमतें हैं और अफराद क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो ये टॉपिक है, इसमें आपने बेसिकली क्या देनी है, रीजंस देनी है। ठीक है, आर्गूमेंट्स देने हैं आपने, और आर्गूमेंट्स आपके अगेन मैं वही कहूँगा, वेल नीट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आपने देने हैं। तो ये इस तरह आप इस टॉपिक को समझेंगे। नेक्स्ट जो आप इसमें करेंगे, जो स्टेप होता है इसके अंदर, अगेन इसमें भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप अपना जो मटेरियल है वो इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने इसमें कैसे मटेरियल इकट्ठा करना है। अब 2 चीज़ें उसने आपको दी हैं, पूछी हैं कि आपने बताना है कि डैमेज, नुकसान क्या है जो प्लास्टिक के एनवायरनमेंट को, और दूसरा आपने बताना है व्हाट कैन बी डन, कि क्या किया जा सकता है। करना किन्होंने, गवर्नमेंट ने और इंडिविजुअल्स ने, इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस पे आपने अपना जितने भी आर्गूमेंट्स हैं वो इकट्ठे करने हैं। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए फॉर एग्जांपल सबसे पहले डैमेजेस को ढूंढेंगे कि क्या डैमेज है। ठीक है, बहुत से डैमेजेस हैं जो प्लास्टिक की वजह से हैं, इन बैग्स, बॉटल, पैकेजिंग की वजह से हैं। ठीक है, तो इसमें आप 2-3 डैमेज जो मेजर हैं वो लिख लें। फॉर एग्जांपल कि इसका जो सबसे बड़ा डैमेज है वो ये है कि इसकी मैसिव अकोमुलेशन हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, मैसिव अकोमुलेशन ऑफ
accumulation of plastic in landfills and natural environment। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। आपने डैमेज क्या हुआ जी, इसकी जो प्लास्टिक है वो लैंडफिल्स और नेचुरल एनवायरनमेंट में ये इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये एक इसमें आप लिख लें। फिर इससे क्या हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है जी, मेरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। मेरी लाइफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये रीज़न लिख दिया आपने कि ये डैमेज हैं इसके। इसी तरह आपने एक और रीज़न इसमें लिख देनी है कि इसमें जो केमिकल्स हैं, ग्रीन हाउस, ठीक है, गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का बायस बन रहा है ये प्लास्टिक। ठीक है, जो धुआं निकलता है इनमें केमिकल्स मौजूद होते हैं। जब इसको जलाया जाता है, आग लगाई जाती है, तो उससे फिर क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं और उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 रीज़न आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें जो आपने करना है वो ये है कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स की तरफ से क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप इसकी एक हेडिंग इस तरह लिख सकते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। बेसिकली तो यही पूछा गया आपसे कि आपने बताना है इसमें सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आप जो डैमेज लिखे हैं वही आप इसमें लिख दें सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल मैसिव इसकी अकोमोडेशन क्यों हो रही है कि इसका मैसिव यूजेज है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कह सकते हैं कि जी आप कह सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। कि ये जो सिंगल यूज़ जो होता है प्लास्टिक का, जैसे ये शॉपर हैं, ठीक है, जो हम बैग हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जो सिंगल यूज़ जो कप हैं प्लास्टिक के वो इस्तेमाल करते हैं, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उतनी ज़्यादा मैसिव अकोमोडेशन हो रही है लैंडफिल्स के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, इवन हमारे जो समंदर हैं वो भी उनमें भी समंदर की गहराइयों में भी प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक की ये जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। ठीक है, ज़मीन तो दूर की बात है, समंदर की गहराइयों में भी अब प्लास्टिक पहुंच चुकी है। तो ये चीज़ें क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है, अगर हम इस पर पाबंदी लगा दें, इसका इस्तेमाल कम होगा, तो फिर इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नेचर के अंदर प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है वो ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे सोल्यूशन, इसमें एक आप ये दे देंगे। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा इसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जी टैक्स, ठीक है, ऑन प्लास्टिक, टैक्स ऑन प्लास्टिक, कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इन पे लगाएं। ठीक है, प्लास्टिक पे जो टैक्स होने चाहिए वो लगाने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ये हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, इसी के साथ आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन, ऑफ रेगुलेशंस, कि आपने रेगुलेशंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्ट्रिक्टली करनी है। तो दूसरा अब इसमें एक और भी पहलू है जिसको हमने डिस्कस करना है, वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो हमने इसमें ये कह सकते हैं कि
जो रीयूजेबल बैग्स हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाए। बॉटल्स हैं जो रीयूज उनको किया जा सके, कंटेनर्स हैं उनका रीयूजेबल जो कंटेनर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिविजुअल, तो ताकि उनकी जो खपत है, जो कंजप्शन है प्लास्टिक की, वो कम हो जाए। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे हम अपनी कंपेन्स ला सकते हैं, अवेयरनेस कंपेन्स, ठीक है, अवेयरनेस कंपेन्स हैं, हमें कंपेन्स चलानी चाहिए। इंडिविजुअल सतह पे लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह हमारी एनवायरनमेंट जो है वो प्लास्टिक के इस्तेमाल से ज़ाया हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उससे हमें इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल जो हैं वो इको फ्रेंडली बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। कि जो इको फ्रेंडली ऐसे बिजनेस को सपोर्ट किया जाए इंडिविजुअल्स की तरफ से जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है, यानी कि वो जो पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं वो डिग्रेडेबल होनी चाहिए, वो आसानी के साथ जो ज़मीन में जो इसमें वो तलफ हो सके, ठीक है। जैसे प्लास्टिक है ये तो डिग्रेड ही नहीं होती, ठीक है, ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ऐसे बिजनेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हैं, ठीक है, जहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत से कम से। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ये हो सकता है। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपना मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर लिया। अब नेक्स्ट जो इसमें काम है वो क्या है, वो है आपका इसका स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और उसको आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में देना है। प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप जब इसको लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लाजमी देना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताते हैं, ये जो इशू है उसी को आप पैराफ्रेज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप इसमें बता देते हैं कि जी ये एक क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ क्रिटिकल environmental issue, ठीक है, caused by widespread use of plastic bags। तो इस तरह आप ये एक इसको पैराफ्रेज कर देंगे। इसी तरह आप बता देंगे कि इसका जो प्लास्टिक का जो यूज़ है वो क्योंकि ड्यूरेबिलिटी है इसके अंदर, कन्वीनियंस है इसमें, तो लेकिन इसका क्या है, हार्मफुल इम्पैक्ट है, हार्मफुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो इसी तरह आप तीसरे फिक्रे में लिख सकते हैं कि ये इस ऐसे के अंदर मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें प्लास्टिक के जो काजेज़ हैं उनको बताऊंगा कि इसका जो इस्तेमाल हो रहा है क्यों हो रहा है, और फिर मैं कुछ जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रपोज करूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह इसमें लिख सकते हैं कि जो प्लास्टिक काजेज़ हैं, यानी कि आप काजेज़ इसमें डिस्कस कर दें, लिख दें, और जो सॉल्यूशंस हैं वो इस ऐसे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसी तरह जब आप मेन बॉडी इसकी लिखेंगे तो मेन बॉडी में आपको सबसे पहले आपने जो इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय जो प्लास्टिक है इससे वो आप लिखेंगे। तो पहले आप लिखेंगे एक जो पैराग्राफ उसमें लिखेंगे इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक। ठीक है, इसमें वही आपने जो ये इकट्ठे किए हैं
ठीक है, ये जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट इकट्ठे किए हैं, आप इन्हीं पॉइंट्स को आप डिस्कस कर दें। ठीक है, इसी तरह आप जब नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें आप सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में भी सेम आप ये जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो आर्गुमेंट्स इकट्ठे किए हैं आप इनको पैराग्राफ की शक्ल में लिख देंगे। पैराग्राफ आप किस तरह लिखा जाता है, मेरी आप वीडियोस यूट्यूब जो चैनल जो लिस्ट है आप मेरी जाएं, जिसमें मैंने आइल्स के रिलेटेड मटेरियल अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें पैराग्राफ के एक अच्छा पैराग्राफ कौन सा होता है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको पैराग्राफ में लिख दें। पहले पैराग्राफ में आप जो गवर्नमेंट के ज़िम्मे काम है उनको आप डिस्कस कर दें, और दूसरे पैराग्राफ में आप इंडिविजुअल के लेवल पे जो काम हो सकते हैं वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। और थर्ड जो बहुत मेन इसमें कह लें कि पार्ट है इसका, वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपको लाजमी लिखना पड़ेगा इसमें। तो कंक्लूजन में आप सेम जिस तरह आपने पैराफ्रेजिंग की है इंट्रोडक्शन में, आप इसमें भी वही करेंगे कि पोल्यूशन जो है वो एक सीवियर इन्वायरमेंटल चैलेंज है। ठीक है, कि एक सीवियर इन्वायरमेंटल चैलेंज है। ठीक है, कि जिसको जो डिमांड करता है हमारा कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स। तो इसी तरह आप इसमें बात बता देते हैं कि डैमेज कॉज बाय प्लास्टिक इज एक्सटेंसिव। ठीक है, अगेन वही जो डैमेज है। ठीक है, इसमें आप ये जो डैमेज हमने ऊपर लिखे हैं उनका आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि जी मेरीन लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरह आप एक फिक्रे में जो सॉल्यूशंस हैं उनको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह के आप फ्रेजेस इसमें इस्तेमाल करेंगे। इनको हम क्या कर सकते हैं, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक कैन बी मिटिगेटेड। तो इस तरह अगर आप ये ऐसे पूरा लिख लेते हैं तो आपके इस ऐसे के अंदर एटलीस्ट 6 बैंड आ सकते हैं। अगर आप की जो इंग्लिश ग्रामर है या इंग्लिश आपकी कह लें कि वोकैबुलरी है वो बहुत थोड़ी है, उसमें इश्यूज हैं, तो फिर भी आप जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो 5 to 6 बैंड लेना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप सिनोनिम्स अच्छे इस्तेमाल करते हैं, आप इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ को प्रोफेशनली लिखते हैं, तो इजीली आप 7, 8, 8.5 तक इस ऐसे में बैंड आपके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जी आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में उसे पोस्ट करें, आई विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो भी कर दें। स्टे कनेक्टेड फॉर लर्निंग मोर। थैंक यू।